क्या नीट 2025 के एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज देखने को मिलेगा? क्या पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाएगा हाई कट ऑफ को देखते हुए, या सिलेबस में कोई चेंज देखने को मिलेगा? तो बेटा मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, नीट 2025 एग्जाम में आपको ऐसा कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे क्वेश्चंस आपने 2024 में देखे, जो सिलेबस आपने 2024 में फॉलो किया, वही सिलेबस आपको 2025 में भी फॉलो करना है। कुछ चीजों का बस आपको ध्यान रखना है। पहला, कि पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा। आपको बस एफिशिएंट प्रैक्टिस करके अपना रिवीजन इस तरीके से करना है कि एग्जाम में आपको सारे देखे हुए क्वेश्चन मिले। मैं हर साल अपनी क्लास में टॉप 1000 क्वेश्चन कराता हूं और आप देखोगे 90% एक्यूरेसी के साथ मैं नीट एग्जाम का पेपर प्रिडिक्ट करता हूं, और यही प्रिडिक्शन अब आप भी कर पाएंगे मेरे नीट क्वेश्चन बैंक की मदद से। हमने लगभग 10,000 सवाल आपके लिए बनाए हैं बायोलॉजी के, लगभग 5,000 सवाल केमिस्ट्री के, और लगभग 5,000 सवाल फिजिक्स के आपके लिए बनाए गए हैं। ये सभी सवाल एक एक एनसीईआरटी लाइन से निचोड़ के बनाया गया है, और इसमें हर तरह के क्वेश्चन का ध्यान रखा गया है, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो असर्शन रीजन क्वेश्चन हो, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो, चाहे वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो। हर तरह के क्वेश्चन का एक प्रॉपर ब्लेंड आपको मिलता है। इन किताबों का फॉर्मेट हमने कुछ इस तरीके से रखा है कि सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते हैं, और जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो हम एक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी कराते हैं आपका। इन सभी क्वेश्चन के डिटेल्ड आंसर की और सॉल्यूशन आपको हमारी किताब में मिल जाती है, और साथ ही साथ आप हमारे फंडा बॉक्स ऐप पे इनका वीडियो सॉल्यूशन और इन ऐप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और अपनी किताब भूल जाते हैं तो। इन किताबों के साथ आप अगर हमारा पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर का कॉम्बो भी परचेज कर लेते हैं तो आपकी पूरी प्रैक्टिस की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। मतलब आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दिया, आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए, आपने पीवाईक्यू किया, आपने एग्जाम्पलर किया, और इसके बाद आप नीट एग्जाम देने जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपको देखे हुए मिलेंगे। ये एफिशिएंट क्वेश्चन सीरीज हमने आपके लिए बनाई है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इररिलेवेंट सवाल करने में, और एग्जैक्टली जहां से पेपर बन सकता है उन सभी टॉपिक को कवर करके एक कैप्सूल के फॉर्म में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट आपके लिए बनाया गया है। तो फटाफट नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और आज ही इस बुक की मदद से अपनी नीट 2025 की जर्नी में चार चांद लगा लीजिए। ऑल द बेस्ट। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट के जितने भी पीवाईक्यूज हैं सब एक बार यहाँ पर ख़त्म कर लेते हैं। पहले हम पहले टॉपिक से शुरू करेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से। पहला क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग डायमेंशनल फार्मूला बिलोंग्स टू, ये किसका डायमेंशनल फार्मूला है? मैग्नेटिक फ्लक्स, सेल्फ इंडक्टेंस, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, या फिर इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। देखो, अब हम क्या सोचेंगे कि भैया सारे के सारे ये लगा कर रखते रहें, तो मेरे हिसाब से पता है क्या, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। देखो, कुछ ऐसे डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं जो हाई प्रायोरिटी पर रहते हैं। तो यहाँ पर ये लिख रहा है ना, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। मैंने पहले ही बोला था कि भाई देखो, हर साल ये पूछा जाएगा, किसी ना किसी फॉर्म में ही पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा तो सबसे पहले हमें निकालने तो देखो सारे आंसर हैं, लेकिन शुरुआत गेस से करनी है। तो मैं होता तो मैं यहाँ से गेस लेना शुरू करता कि चलो सी, फिर डी, एंड देन फिर बी, और फिर ए पर मैं जाऊंगा। सबसे लास्ट में ए को निकालूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं सी से शुरू करूंगा। तो इसने हमसे क्या बोला? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब अगर हम ध्यान से देखें, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को हम किससे दिखाना पसंद करते हैं? म्यू से दिखाना पसंद करते हैं। ये बात आप लोग समझ गए? अच्छा, ये किस किस फॉर्मूले में आता है? सबसे पहले हमें अपने आप से ये पूछना चाहिए। जैसे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ऑफ द सोलेनॉइड, म्यू नॉट एन आई इसके अंदर आ जाता है। लेकिन परेशानी ये बैठेगी, देन हमें बी के डायमेंशन निकालने पड़ जाएंगे। अब बी के डायमेंशन आप कैसे निकाल सकते हो? एफ इक्वल टू बी आई एल से, है ना? तो ऐसे उल्टे सीधे फॉर्मूलों से ही आपको चीजें रिलेट करके निकालनी है। अब है तो ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, चाहे अब ये वैक्यूम की हो या किसी मीडियम की हो। अब पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड का निकाल लेता हूँ, एम एल टी माइनस टू, इसे हम एम्पियर कहते हैं, इसे हम लेंथ कहते हैं। तो एम्पियर लेंथ नीचे चला आएगा तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का आंसर निकल कर आ जाएगा। लेंथ से लेंथ को हम यहाँ पर सेक्रीफाइस कर सकते हैं, एम टी माइनस टू ए माइनस वन,
ये आ गया। अब इसे यहाँ रिप्लेस कर देंगे, एम टी माइनस टू ए माइनस वन म्यू नॉट एन, दीज आर व्हाट, दीज आर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स तो एक कांस्टेंट हो गया, लेकिन पर यूनिट लेंथ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो डायमेंशन होगा वो होगा एल इनवर्स, और ये हमारे पास क्या हो गया, करंट ए। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे थोड़ा सा हम साइड कर देते हैं क्योंकि इसका आंसर तो आ चुका, हमें ज़रूरत नहीं है। हम इसे लिखेंगे 1/L, और आई को हम लिखेंगे ए के बराबर। इसको दूसरी तरफ पहुंचा देंगे तो एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू का फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यू नॉट, है ना। अच्छा, अब मैंने यहाँ डायमेंशन के तरीके से नहीं दिखाया, क्योंकि एग्जाम के अंदर वैसे भी तुम लोग इतना ध्यान तो दोगे नहीं कि भैया मुझे ये ऐसे लिखना है, ये कैसे लिखना है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है। रिप्रेजेंटेशन पर कोई ध्यान नहीं देता, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तुम चाहो तो इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर दो कि भाई म्यू नॉट को मैं लिख रहा हूँ एक्स, लेट द डायमेंशन बी एक्स, है ना। तो एक्स के डायमेंशन आप निकाल लो, एल इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इस तरफ डिवाइड में आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला निकल कर आया म्यू नॉट का, मतलब एक्स का आपके। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बाय यूजिंग टू फार्मूला ओनली, मैंने यहाँ पर बता दिया कि ये किसका डायमेंशनल फार्मूला है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का। लेकिन ये मैंने बताया कैसे, क्या मैं सारे निकालता रहता, नहीं, थोड़ा सा गेस वर्क कि चलो ठीक है, इतने साल में से सबसे ज़्यादा सवाल किस के अराउंड पूछे गए हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट, बोल्टमैन कांस्टेंट, रेनॉल्ड कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, यही सारी चीज़ें हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट। ये 8-10 मैंने आपको पहले ही बताए थे क्लास के अंदर कि भैया ये याद करके रखने हैं क्योंकि यहीं से पूछा जाएगा। तो ये दोनों हाई प्रायोरिटी पर हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने चूज़ करा कि भाई चलो इसी से शुरू करते हैं। तो आंसर नंबर सी हमारा क्या आ गया, करेक्ट सोल्यूशन आ गया। कोई भी एक फॉर्मूला याद रखो जो तुम याद रख सको। तुम बायोट सावर्ट लॉ से भी निकाल सकते हो अगर तुम्हें उससे फॉर्मूला याद है तो, जिस मर्जी से भी निकालो सर, ये आपके अपने ऊपर है। मैंने सोलेनॉइड का फॉर्मूला यूज़ करा, बायोट सावर्ट लॉ का, करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का, या फिर करंट कैरिंग सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो और आप आंसर निकाल सकते हो। इज़ दैट क्लियर। परमिएबिलिटी आप चाहे मीडियम की ले लो या फ्री स्पेस की ले लो, वो टोटली आपके ऊपर है, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप किसी की भी ले सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव, देखो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल मैंने पहले ही बताया था सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं। इनकी यूनिट तो होती है, जैसे प्लेन एंगल की हमारे पास क्या हो जाती है, रेडियन आ जाती है, और सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन आ जाती है। लेकिन ये डायमेंशनलेस फार्मूले होते हैं, है ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या दे रखा है, यूनिट बट नो डायमेंशन, यस। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। एंगल 1 मिनट ऑफ आर्क इन रेडियन इज नियरली, पहले तो ये बताओ 1 मिनट कितना होता है, हमने 8th क्लास में कितना पढ़ा था, 1/60 डिग्री। अब उसने कहा कि आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दो। हम जानते हैं 1 डिग्री पाई/180 होता है, तो 1/60 डिग्री कितना हो जाएगा, हम पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कितना आंसर निकल कर आ जाएगा, पाई/60 इंटू 180। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना निकल कर आएगा, 2.91 10⁻⁻⁴ रेड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, यूनिट निकालनी है तो फॉर्मूला लिखेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, -KA/dt/dx। ये क्या हो जाता है हमारे पास, एनर्जी पर यूनिट टाइम, वॉट लिखते हैं हम इसे, है ना। ये थर्मल कंडक्टिविटी हो गई, ये एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, ये टेम्परेचर हो गया जिसे हम टेम्परेचर डिफरेंस भी कहते हैं dt, और ये लेंथ हो गई जिसे हम मीटर लिखेंगे। अब देखो इस मीटर से ये मीटर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, वॉट, दैट विल बी इक्वल टू यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, लेट द यूनिट बी एक्स, एरिया की जगह मैं मीटर लिख दूंगा, और टेम्परेचर की जगह मैं केल्विन लिख दूंगा। ठीक है सर। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, वॉट मीटर केल्विन। तो यहाँ पर यूनिट क्या आ गई हमारी थर्मल कंडक्टिविटी की, वॉट पर मीटर पर केल्विन। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट सोल्यूशन निकल कर आ जाएगा। क्लियर है सर। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस विल बी इक्वल टू, इसकी परमिटिविटी बतानी है। देखो हम पहले से ही फॉर्मूला जानते हैं किसका, कूलम्स लॉ का, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये न्यूटन में होता है, ये कूलाम्ब में होता है, ये भी कूलाम्ब में होता है, और ये मीटर स्क्वायर में होता है।
तो न्यूटन, अब इसका डायमेंशन हम मानकर चलते हैं, लेट द डायमेंशन या कह लो यूनिट भी एक्स, यूनिट निकाल रहे तो एक्स है ना, लेट द यूनिट भी एक्स, तो 1/x कूलम्ब स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इन दी एसआई यूनिट्स विल बी इक्वल टू, तो हमसे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जा रही है, वो भी एसआई यूनिट्स के अंदर, तो एच की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाती है 6.634 10⁻34, लेकिन एसआई यूनिट कौन सी होनी चाहिए हमारे पास, जूल सेकंड, क्या होती है, जूल सेकंड, तो इसके तहत हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैंने पहले ही बोला था कुछ कांस्टेंट होते हैं रटने हैं हमारे को, जिसमें प्लैंक्स कांस्टेंट आ जाता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है, विन्स कांस्टेंट आ जाता है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ जाता है, और एक ये है तुम्हारा परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये 6 तो ऐसे रट कर रखना कि भाई इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आए तो बस लगा देना है। चलिए सिग्निफिकेंट फिगर से हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इन द लेंथ ऑफ 55.3 एंड ब्रेड्थ इज 25 मीटर आफ्टर राउंडिंग ऑफ टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब हमारे को एरिया निकालना है। ध्यान रखना जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ये देखते हैं कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दे दिया 55.3 की लेंथ हो गई एंड 25 मीटर की ब्रेड्थ हो गई, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास सबसे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर जो आना चाहिए वो सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर का आना चाहिए, हाँ या ना, तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो यार इसे मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, फिर मल्टीप्लाई करने की क्या ज़रूरत भाई, अगर हमारी ट्रिक ये बोलती है कि जब मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो आपको लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मैं ऑप्शन चेक कर लूँगा, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि ये तो सिग्निफिकेंट होगा नहीं, 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4, यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मैं डायरेक्टली डी पर आंसर लगा दूंगा, मतलब इसमें तो मुझे लग रहा है सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। Taking the account of the significant figure, what is the value of 9.99 minus 0.0099, तो ये कह रहा है कि भाई 9.99 में से अगर आप 0.0099 माइनस कर दो तो कितना आंसर बनेगा, और सिग्निफिकेंट फिगर को हमें टेकन केयर ऑफ करना है। देखो दो चीज़ें हो जाती है, हमें ये देखना होता है कि भाई डॉट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, वो हमारे लिए मेन हो जाता है, मतलब जब भी हम प्लस या माइनस करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के केस में, तब हम ये देखते हैं कि डेसिमल प्लेस के बाद डॉट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, है ना, कितने डिजिट आ रहे हैं। तो अब आप ये देखो जैसे डॉट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट है 9.99 में, एंड यहाँ पर हमारे पास 4 डिजिट है, तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट को चूज़ करना पड़ता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कि मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, इस केस में मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डॉट हम लोग देखते हैं, तो 2 डिजिट हो गए मिनिमम। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि भाई हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ये भी गलत हो गया, इसके बाद 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, 1 डिजिट है, 2 डिजिट, तो मतलब मुझे कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं सर, यहाँ पर आई डोंट नीड टू कैलकुलेट इवन, अपने आप ही आंसर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा इस पर्टिकुलर ट्रिक से, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, ये भी एक छोटी सी ट्रिक है, याद रखनी है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग 0.6900 विल बी इक्वल टू, तो इसके अंदर हमें देखने हैं, देखो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, ये एक चीज़ हमारे लिए क्या कर जाती है, मैटर कर जाती है, क्या लिखा है 0.6900, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 6900 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5, है ना, इसे ऐसे लिख सकता हूँ बिल्कुल। या फिर तुम ये रूल लगा सकते हो कि ये जो नंबर है ना, नंबर, ये जो पहला नंबर होता है, इससे पहले वाले जितने ज़ीरो होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन इसके बाद जितने ज़ीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो अगर हम ये रूल लगाएं, जो हमारा रूल है
किताब के अंदर भी लिखा है कि पहले डिजिट से पहले डॉट के बाद अगर मान लो कई सारे जीरोज आ रहे हैं लेकिन एक फिर नॉन जीरो डिजिट आ जाता है, तो उस नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी जीरोज होंगे वो इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं, लेकिन बाद के सारे जीरो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। तो उसके तहत एक, दो, तीन, चार, चार सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो, सम ऑफ नंबर 436.32, 207, 227.2 एंड 301, 0.301 अप्रोक्सीमेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर विल बी। तो कह रहा है 436.2 को अगर आप 227 पॉइंट सॉरी ये 32 है, 227.2 से ऐड कर दो और फिर ऐड करो 0.301 से, तो आपके पास क्या आंसर आएगा। पहली बात तो ये है कि डॉट के बाद सिर्फ एक डिजिट आना चाहिए, है ना भाई। यही तो हमने ट्रिक अपनाई है कि जब भी हम ऐड करेंगे ऐसे नंबरों को, तो जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा भैया, वो डिसाइड करेगा कि कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है या डॉट के बाद कितने डिजिट आएंगे। तो लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डॉट हमारे को चॉइस करनी होती है। यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट है, यहाँ दो डिजिट है और यहाँ तीन डिजिट है, तो हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया, ये वाला हमारा इंपॉर्टेंट चॉइस हो गई। हो गई नहीं हो गई? यस सर हो गई। तो यहाँ पर ये भी हमारा गलत हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया, ऑटोमेटिकली इसी के पास है डॉट के बाद एक डिजिट। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। द मास एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी आर गिवन एज फॉलो, वी हैव टू फाइंड द डेंसिटी अप टू द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगेन यहाँ पर फिर से हमें यही देखना पड़ेगा कि भाई जब भी हम कोई मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, कोई सा भी ऑपरेशन करते हैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के अंदर, नॉट प्लस या माइनस, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के अंदर, तो भाई हमें ये याद रखना होता है कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास कितने हैं। यहाँ पर मुझे देखते ही पता चल जाएगा लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मेरे पास सिर्फ दो हैं, तो ये जितने भी ऑप्शन है अपने आप रॉन्ग हो जाएंगे, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी मेरा ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा विदाउट इवन कैलकुलेटिंग एनीथिंग। है ना, अच्छी ट्रिक है ना। लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेक कर लो, किस केस में, ओनली इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ऐसे ऑपरेशन के केस में आप चेक कर लेना और अपने आंसर को आप डायरेक्टली लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है भाई, द नंबर 2.745 एंड 2.735 राउंडिंग ऑफ टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर विल बी। तो इन दोनों को हमने राउंड ऑफ करा अप टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे 2.745, तो यहाँ पर ड्रॉपिंग डिजिट 5 हो जाएगी एंड 2.735 यहाँ पर भी ड्रॉपिंग डिजिट हमारे पास क्या हो जाती है, 5 हो जाती है। तो अब यह हमसे कह रहा है कि भैया इस केस में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। देखो 5 के बाद कुछ भी नंबर नहीं आ रहा, प्रीसीडिंग डिजिट जो है हमारे पास वो क्या है, एक इवन नंबर है, तो ये अनचेंज रहेगा, तो 2.74। लेकिन 5 के बाद यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं आ रहा है ना, ना ही जीरो आ रहा, ना ही नॉन जीरो नंबर आ रहा, फिर हमें प्रीसीडिंग डिजिट चेक करना पड़ता है। प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, एक ऑड नंबर है, तो हम इसमें क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं, तो हमारा आंसर कितना निकल कर आ जाता है, 2.74 इसका भी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2.74 एंड 2.74 इटसेल्फ। ध्यान में रखिएगा आप, ये एक रूल है, ठीक है। चलिए, प्रोवाइडेड दैट वी हैव टू मेजर द क्वांटिटी along with the precision respective with the respective measuring instrument is, we have to find the value of AB। हमें एक AB की वैल्यू बतानी है, लेट P इज इक्वल टू AB। नाउ यहाँ पर क्या है कि जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं उसके साथ एरर एसोसिएटेड पहले से ही है। अब हमने ए निकाला तो उसके साथ अनसर्टेनिटी आ गई, एरर आ गया, बी निकाला उसके साथ अनसर्टेनिटी या कह लो एरर आ गया। तो यार यहाँ पर जो हम ओवरऑल आंसर निकालेंगे उसके साथ भी तो अनसर्टेनिटी या कह लो एरर आएगा। तो हम p को ऐसे ही थोड़ी ना लिख सकते हैं, हम p को लिखेंगे p प्लस माइनस डेल्टा p, भाई जैसे ये लिखा जा रहा है ओवरऑल तरीके से a को या b को। अब हमें सबसे पहले तो निकालना होगा ये अनसर्टेनिटी अलोंग विद p हमारे पास कितनी निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिखेंगे कि भाई p की वैल्यू ab के बराबर थी, तो डेल्टा p बाई p इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। तो डेल्टा p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। अब p की तो सिंपल वैल्यू ab के बराबर है ना, ये जो p है
दिस इज द एक्चुअल वैल्यू जो ए बी के बराबर है। अब ए बी यहाँ पर हमारे पास गिवन है भाई, एक है 2.5 और एक है 0.1, तो 2.5 मल्टीप्लाई 0.10, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 0.10। डेल्टा ए हमारे पास 0.5 गिवन है और ए हमारे पास 2.5 गिवन है। ऐसे ही डेल्टा बी हमारे पास 0.01 गिवन है और बी हमारे पास 0.10 गिवन है। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 0.08 का हमारे पास आंसर देखने को मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। यहाँ तक क्लियर? ये ओवरऑल आंसर में देखने को मिल जाएगा कैलकुलेट करते ही। तो चाहे तो हम वहाँ से आंसर लगा सकते हैं कि भाई एक ही ऑप्शन है 0.08 का, और तो कोई ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा है ना। तो मगर फिर भी चलो पी को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, विच इज़ ए बी। तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास 0.25। तो हमारा ओवरऑल आंसर कितना देखने को मिला 0.25 प्लस माइनस 0.08। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। लेट अस स्टार्ट विद द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। पहला क्वेश्चन क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट। इनमें से कौन सा हमारे लिए डायमेंशनल कांस्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ से हम देखते हैं और हर एक का अलग अलग होता है, कांच का अलग है, पानी का अलग है, तो वो बदल रहा है, तो ये तो कांस्टेंट नहीं रहा। पॉइजन रेशो, पॉइजन रेशो भी सबकी अलग अलग हो सकती है, नहीं ये भी गलत है। रिलेटिव डेंसिटी भी हर एक मटेरियल की अलग हो सकती है, गलत है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, किसी भी प्लेनेट पर चले जाओ वो कांस्टेंट है और उसके नाम में ही कांस्टेंट आ रहा है, तो ये कैसा कांस्टेंट है जो कांस्टेंट रहता है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज द डायमेंशनल कांस्टेंट। कितना मतलब कह सकते हैं कि एक हाईटेक मतलब हार्डकोर सवाल पूछा इन लोगों ने आईपीएमटी में 1995 के अंदर, है ना। कोई बता ही नहीं सकता कि यार ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, बिल्कुल तुम्हें ऑब्वियस चीजें दिख नहीं रही होंगी इसके अंदर। लेट अस स्टार्ट विद डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस आर, स्ट्रेस क्या होता है, प्रेशर होता है ना। प्रेशर जैसा ही तो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एम एल टी माइनस टू अपॉन में एल स्क्वायर एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, दैट सेज ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। देन force velocity and time are taken as fundamental unit, then the dimension of the mass are, mass का हमारे को डायमेंशन बताना है। अगर force velocity और time are taken as the डायमेंशनल यूनिट, देखो सिंपल सी बात है, हमें मास को इन सब की फॉर्म में लिखना है। मानते नहीं मानते? अब तुम सोचोगे कि मैं होमोजेनिटी लगाऊं फलाना ढिमकाना करूं, तो गलत है। मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताई थी क्लास के अंदर कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि वो ये बोल दे कि आपको एक चीज, एक डायमेंशन को दूसरे और फंडामेंटल या नॉन फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंडेंसी दिखानी है, तो आप अपने पास ऑप्शंस देखना और हिट एंड ट्राई कर करके आंसर निकालने की कोशिश करना। जोन सा ऑप्शन आपको डायमेंशन ऑफ मास दे दे वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा। मानते नहीं मानते? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं चूज कर लेता हूँ, मैं हमेशा पीछे से चूज करना पसंद करता हूँ। तो हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं डी। डी ऑप्शन से हम शुरू करते हैं, पहले हम डी चूज करेंगे फिर हम बी चूज करेंगे, है ना। गैस वर्क है, मैं पहले डी चूज कर रहा हूँ। अगर डी को चूज करने पर इसका डायमेंशन मास के बराबर आ गया तो मैं इस पर टिक कर दूंगा, है ना। अब फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन और उसकी भी पावर माइनस वन। और टाइम का होता है टी। अब देखो एम एल टी माइनस टू मल्टीप्लाई एल माइनस वन, टी की पावर हमारे पास क्या हो जाती है प्लस वन, और ये हमारे पास क्या आ गया टी, तो ये हो गई टी की पावर प्लस वन। तो एल से एल कैंसिल, टी से टी कैंसिल, सिर्फ बच गया एम। तो यार यही सही हो गया। अब तुम कहोगे कि यार सर ये तो गलत है, आपको पता होगा यही होगा। नहीं यार, मान लो मैं ये चूज़ कर लेता, ये वाला सी चूज़ कर लेता, तो क्या हो जाता है एम एल टी माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय एल टी माइनस वन का माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय टी माइनस वन। तो एम एल टी माइनस टू एल माइनस वन टी प्लस वन टी माइनस वन, तो ये अपने आप में कैंसिल हो जाते, ये कैंसिल हो जाता, क्या बच जाता एम टी माइनस टू। तो ये डायमेंशन गलत आ जाता, ये भी क्या है गलत आ जाता, ये भी क्या है गलत। तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। हिट एंड ट्राई से निकालना सीखो, ऐसे क्वेश्चन जल्दी निकलेंगे रादर देन कि इतने लंबे मेथड से आप सॉल्व करते रहे। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। देखो अब इसका तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, वन बाय
ये लिख रखा है इसका ये है ऐसे कुछ लिखा हुआ 1/√μ0 ε0। कह रहा है इसका डायमेंशन क्या होगा। अब अगर तुम्हारे को डायमेंशन याद नहीं है तो तुम्हें दोनों के डिराइव करने पड़ेंगे और आंसर निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम चैप्टर ईएम वेव के अंदर आओगे, जो कि तुम 12th में पढ़ोगे ही पढ़ोगे, मानते नहीं मानते, तो तुम्हें पता चलेगा दिस इज नथिंग बट दिस इज द फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ये फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट एयर के अंदर 1/μ0 E0। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला मैं कह सकता हूँ दिस इज स्पीड ऑफ लाइट, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT-1। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा LT-1, विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये तो या तो तुम डायमेंशन लगा दो, याद है तो अच्छी बात है ना, नहीं याद है तो फार्मूला तो एटलीस्ट याद होना चाहिए हमारे को। कह रहा है द डायमेंशन ऑफ दिस वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आर। ये इसे पता है हम क्या कहते हैं, ये जो तुम देख पा रहे हो दिस इज द एनर्जी एक्सपेक्ट। किसका एनर्जी एक्सपेक्ट है। अब तुम्हें या तो ये फार्मूले याद रखने पड़ेंगे या तुम डायरेक्टली से याद रख सकते हो कि दिस इज कॉल्ड एज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ वेव। अब ये इलेक्ट्रिक पार्ट है एनर्जी डेंसिटी का, ऐसे ही एक मैग्नेटिक पार्ट भी होता है। तुम्हारे पास ईएम वेव है, कोई भी ईएम वेव है ना, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अब तुम उसकी एनर्जी डेंसिटी निकालना चाहते हो तो तुम ऐसे निकाल सकते हो, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ वेव का। अब तुम कहोगे सर ये एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। जब भी मैंने वर्ड बनाया ना डेंसिटी किसी भी साथ लगा दिया, तो जैसे मास डेंसिटी, तो मास डेंसिटी को हम रो से दिखाते हैं, याद आया, और क्या लिखते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब तुमने लिखा एनर्जी डेंसिटी तो तुम लिखना एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी हमारे पास क्या आ जाती है ml² T-2, और वॉल्यूम कितनी हो जाएगी L3, तो ml-1 T-2। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट सोल्यूशन आ जाएगा। मानते नहीं मानते, ध्यान रखना। देखो अब तुम कहोगे सर ये मुझे कैसे पता चलेगा, मैंने क्या कहा ईएम वेव पढ़नी पड़ेगी तुम्हारे को 12th क्लास में। तो अगर तुम्हें ये लग रहा है कि भैया मेरे से ये आंसर नहीं निकल पाया, अभी मैं 11th में हूँ और मेरे से नहीं निकल पाया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। थोड़ी ना तुम 11th और 12th पूरा पढ़ के यहाँ मेरे पास बैठे हुए हो, पढ़ोगे ग्रेजुअली पढ़ते रहोगे आता रहेगा, तब तो तुम्हें ये वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम तो खुद ही कहोगे कि यार ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो मुझे आता है। आया ना। चलो ये वाला क्वेश्चन करें। देखो कह रहा है इफ द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय एज फॉलो देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी। कहने का मतलब है तुम्हें ना ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज को रख रख कर चेक करना पड़ेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास पहले क्या दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, तो मैं प्रेशर की वैल्यूज को यहाँ पर रखूँगा। एम की वैल्यू ए है और ए की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू -1 क्योंकि उसके ऊपर बी चढ़ा है और बी की वैल्यू यहाँ -1 है, और टी के ऊपर सी चढ़ा है तो सी की वैल्यू -2 है। मानते हो। अब तुम वेरीफाई करो, जब तुमने ए बी सी की ये वैल्यूज रख दी इस वाले फॉर्मूले के अंदर, क्या प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला बनकर आ रहा है। प्रेशर क्या हो जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया ml² T-2 में, सॉरी ml⁻1 T-2, गलती से मैंने स्क्वायर लगा दिया, ml⁻1 T-2 में L²। तो फार्मूला क्या बनेगा, ये बनकर आएगा। तुम्हें नहीं लगता ये फार्मूला और ये फार्मूला बिल्कुल सही है। तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि भाई जो पहला ऑप्शन है हमारा क्या है करेक्ट सोल्यूशन है। ठीक है कि भाई अगर हम ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर इतनी 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 लगा देंगे तो ये जो डायमेंशन फार्मूला है ये प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला बनकर आ जाएगा। क्लियर। तुम ऐसी एक्सेलरेशन का कोशिश करके देख सकते हो, जैसे इसने बोला एक्सेलरेशन के लिए ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 1 सी की वैल्यू -2 है, तो ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -2। अब ये फॉर्मूला बन गया है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। लेकिन हम जानते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है LT-2। तुम्हें लगता है कि भाई ये कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन से मिल रहा है, नहीं, क्योंकि इसमें क्या है ये मास एक्स्ट्रा है, ये जो मास है ये क्या है एक्स्ट्रा। तो ये वाला जो अजम्पशन हो गया हमारा गलत हो गया। ऐसे ही और भी तुम चेक कर लेना, तुम्हारे अजम्पशन गलत ही आएंगे। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पर हम मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर हैव द सेम डायमेंशन। अब इसके अंदर क्या है तुम्हारे को हर किसी के डायमेंशनल फॉर्मूले को लिख कर देखना पड़ेगा, देखकर चेक भी करना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात तो यही है ना। तो चलो फिर शुरू हो जाते हैं। अब कर ही क्या सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं।
पहला है एनर्जी डेंसिटी, वो क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कितना आ जाएगा, ml-1 T-2। दूसरा क्या है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एक तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है क्योंकि साइन आई बाय साइन आर होता है। फिर है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। तुम कहोगे सर कैसे, मैं बताता हूँ। इट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन में परमिटिविटी ऑफ एयर, तो दोनों के डायमेंशन कटकुटाकर एक बराबर हो जाते हैं, m0 l0 t0 हो जाता है। यंग मॉडुलस, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ये बिल्कुल प्रेशर के बराबर होता है, ml-1 T-2, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड का तो मैं पहले ही बता चुका हूँ और स्टैंडर्डाइज कर चुका हूँ कि भाई जब भी ये पूछे यही फॉर्मूला लगाना है, F=BIL। तुम डर रहे हो कि भाई मुझे ये फॉर्मूला नहीं आता, 12वीं का फॉर्मूला है, कैसे तुम्हें आ जाएगा अगर तुम 11वीं के अंदर हो, है ना। हाँ, अगर तुम 12वीं के अंदर हो तो तुमने चैप्टर नहीं करा होगा तब नहीं आता, और अगर तुम अभी भी 12वीं के अंदर हो और तुम चैप्टर कर चुके हो और तुम्हें यह फॉर्मूला नहीं पता तो अब पढ़ना शुरू कर दो। खैर, मैं बी की वैल्यू निकालूंगा, कितनी आ जाएगी, ml² सॉरी, हाँ, ml-T-2 अपॉन में एल ए, तो m-T-2 a-1। अब देख लो भाई किस किस का यहाँ पर आंसर जो है हमारा सेम बन रहा है, पहले का और 1 2 3, पहले का आया ml-1 T-2 और चौथे का आ रहा है, पहला और चौथा यंग मॉडुलस और एनर्जी डेंसिटी, दोनों का जो डायमेंशन है वो क्या है, सेम आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन द टर्म्स ऑफ डायमेंशन ऑफ mlt वुड बी, तो या तो ये डायरेक्टली याद रख सकते हो कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है उसका जो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला होता है कि भाई वो होता है हमारे पास ml² T-3 a-2, ये होता है ml² T-3 a-2, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर तुम मान लो याद नहीं रख सकते, ऐसा थोड़ी ना मुझे ये याद था, जन्मजात याद था, नहीं भाई, मैंने भी करवाया, बार बार करवाया, करवाते गए, खुद रटा, तब याद हुआ। अब लाजमी बात है ये याद तो होगा नहीं, अगर मैं ये कह दूंगा कि तुम्हें ये याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भाई तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो। मैंने ना एक तरीका देखा, मैंने कहा यार ये तरीका सबसे बढ़िया है, फॉर्मूले से निकाल लेंगे, V=IR, है ना, ओम्स लॉ सबको याद होगा। अब इसका डायमेंशन तो एम्पियर हो जाता है, इसकी तो कोई टेंशन नहीं, इसका डायमेंशन हमें फिर पता करना पड़ेगा, ये पोटेंशियल है। हमें पता है एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ml²T-2, क्योंकि ये एक एनर्जी है। ये पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 2 पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो तुम्हें पता चलेगा इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल एंड द चार्ज। अब जो चार्ज होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा पोटेंशियल का ml²T-2 अपॉन में AT, दैट इज ml²T-3 a-1। तो यहाँ आप लगा सकते हो ml²T-3 a-1, तो R का फॉर्मूला आ जाएगा ml²T-3 a-2, क्योंकि जब आप इस A को इसके नीचे लेकर जाओगे तो पावर ऊपर ऐड हो जाएगी, है ना। तो ये ओवरऑल आंसर हमें देखने को मिलेगा, तो फिर डी आ जाएगा आंसर। तुम्हारी मर्जी है, रट सको तो रट लो, मेरे से भी नहीं रटा गया था, कभी कभार याद आ जाता है, कभी कभार नहीं आ पाता, नेचुरल है भाई, इंसान है। खैर जाने दो, तरीका फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा नहीं है, रदर देन अगर हम निकाल लें तो 2 मिनट का काम होता है, आंसर भी सटीक आता है। क्योंकि सोचो, देख रहे हो इसने कैसे कैसे अलग अलग आंसर दे रखे हैं, थोड़ा सा भी तुमने माइनस इधर उधर कर दिया, थोड़ी सी भी पावर तुम भूल गए, तुम दूसरा ही टिक कर दोगे और आंसर अलग आ जाएगा। द रेशो ऑफ डायमेंशंस ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, कह रहा है कि भाई जो रेशो है प्लैंक्स कांस्टेंट की एंड देन दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मैं इन दोनों के डायमेंशंस को एक दूसरे के साथ डिवाइड करूंगा तो वो जो रेशो होगी उसका डायमेंशनल फार्मूला जो निकल कर आएगा वो कितना होगा। चलो करते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए 12th क्लास का ये फार्मूला याद रखना है, E=h न्यू।
ई का फॉर्मूला क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एनर्जी होती है, न्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है टी माइनस वन, तो एच का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाता है एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल स्क्वायर, भाई फार्मूला भी एम आर स्क्वायर कह लो, और डायमेंशनल फॉर्मूला भी एम एल स्क्वायर, क्योंकि आर क्या होता है हमारा, जो रोटेशन एक्सिस होती है उससे दूरी, रोटेशनल एक्सिस से हमारे पार्टिकल की दूरी को हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं, तो एम आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन अपॉन में एम एल स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर से एम एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और टी माइनस वन बच गया। अब टी माइनस वन किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है, फ्रीक्वेंसी का, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा, दैट इज दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। द डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा है, याद हो तो अच्छी बात है, तुम डायरेक्टली लगा देना कि भैया सर मेरा आंसर तो ए है, नहीं याद हो तो फॉर्मूला निकाल लेना न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, मैं तो यही करता हूँ। तो जैसे इसका क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू एल स्क्वायर एम स्क्वायर एम इनवर्स एल क्यूब टी माइनस टू, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, प्लैंक कांस्टेंट हैज़ द डायमेंशन ऑफ, प्लैंक्स कांस्टेंट के जो खुद के डायमेंशन होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, अभी हमने देखा प्लैंक्स कांस्टेंट का मतलब क्या हो जाता है, एनर्जी पर यूनिट फ्रीक्वेंसी, दैट इज एम एल टी माइनस टू अपॉन में, सॉरी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन में टी माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ये आया हमारे पास। अब एक काम करते हैं, इसके डायमेंशनल फार्मूला को कंपेयर करते हैं। जैसे पहला डायमेंशनल फार्मूला क्या दे रखा है, लीनियर मोमेंटम, मैं उस पर विश्वास नहीं करता, मैं एंगुलर मोमेंटम पर जाना चाहूँगा पहले, मतलब इसमें भी अंदाज़ा लेना है तो मैं एंगुलर मोमेंटम पर रहूँगा, तो मैं लिखूँगा एम वी आर, एम एल टी माइनस वन इंटू एल, तो फार्मूला क्या बन कर आ रहा है, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, तो हो गया आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। एनर्जी निकालोगे तो वो तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाता है, तो वो टी माइनस वन नहीं होगा, टी माइनस टू होगा, और पावर निकालोगे तो टी माइनस थ्री आ जाता है, तो ना ये सही ना ये सही और ना ये सही, गेस वर्क सही हो गया हमारा। अब अगर तुम्हारा गेस वर्क अच्छा नहीं है तो फॉर ऑब्वियस रीजन तुम इधर उधर ढूंढते रहोगे, एंड तब जाके तुम्हारा क्या होगा, आंसर आएगा। ठीक है सर, अरे बढ़ जा, हाँ। अब हमसे ये कह रहा है कि अ पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला विल बी इक्वल टू, कौन कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनका डायमेंशनल फार्मूला हमारा क्या होगा, सेम होगा। फोर्स एंड टॉर्क नहीं सर, क्योंकि टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर क्रॉस एफ, मतलब मोमेंट आर्म मल्टीप्लाइड बाय द फोर्स, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और यही डायमेंशनल फार्मूला एनर्जी का भी हो जाता है। तो वर्क एंड एनर्जी, हाँ वर्क और एनर्जी का बिल्कुल सही है, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फोर्स एंड इम्पल्स गलत हो गया, इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, फोर्स का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम होता है एम वी, एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर, ये भी गलत हो गया। बेसिक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, कभी तुम यही जस्टिफाई कर दो कि अरे सर ने तो एम वी आर लिखा था, नहीं ये भी नहीं होता, रोटेशन में पढ़ाऊंगा, बहुत लंबी चीज़ होती है ये, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती। खैर फॉर्मूला वाइज लिख कर छोड़ रहा हूँ अभी। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब फंस ही जाते हैं, पूछ कर रहेगा मैग्नेटिक फ्लक्स को कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स का हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, बी डॉट ए, ये एरिया है एम स्क्वायर, अब बी का हमें नहीं पता, तो हम बी का फॉर्मूला लिख सकते हैं एफ अपॉन में आई एल, दैट इज एम एल टी माइनस टू ए, और एल एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो एम टी माइनस टू ए माइनस वन, तो एम टी माइनस टू ए माइनस वन, तो ओवरऑल आंसर आएगा एम टी माइनस टू ए माइनस वन, एंड ये मीटर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एंड ए माइनस वन, दैट इज ऑप्शन नंबर वन विल बी द करेक्ट सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम, और तो कुछ नहीं है इसके अंदर, नहीं। चलो आगे बढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, द फोर्स on a sphere of radius r moving in a medium with velocity v is given by this one, Stokesian force हमारे को दे रखी है, Stokesian drag, the dimensions of eta r, eta के डायमेंशन क्या होंगे, that will be equal to 6 अपॉन में, सॉरी f अपॉन में 6 पाई r v, इसका तो खुद का कोई डायमेंशन होता नहीं है, डायमेंशनल कांस्टेंट है वो, हटा दो उसे, डायमेंशनलेस है।
फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस टू, आर का होता है एल और वी का होता है एल टी माइनस वन। एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो एम एल इनवर्स टी माइनस वन, है ना। तो एम एल इनवर्स टी माइनस वन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ठीक है सर, नेक्स्ट पर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द डायमेंशंस ऑफ द टाइम, इनमें से किसका टाइम वाला डायमेंशन होगा। ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता है फॉर्मूले से, फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 पाई अंडर रूट LC। अब ये भी कहीं नहीं दे रखा, अगर तुम देखोगे ना ये भी कहीं नहीं दे रखा। अब मैं एक काम करता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकते यार, कुछ कर सकते हैं क्या इसके अंदर, कुछ जुगाड़ लगाएं। देखो क्या जुगाड़ लगा सकते हैं, मैं अगर इसे इस तरफ ले जाऊं, अब ये फॉर्मूला 12th का है, कभी तुम रोने लग जाओ कि अरे भाई ये तो मुझे याद ही नहीं, क्या मतलब हुआ यार पढ़ने का, मुझे तो यही याद नहीं। अरे मेरे भाई 12th का है, एसी का चैप्टर का है, डिमोटिवेट मत होना, मुझे नफरत है फिर तुम लोग डिमोटिवेट हो जाते हो उन लोगों की बातें सुन के कि भैया जो चमकाने आ जाते हैं, अरे वो खुद पढ़े हुए हैं, तुम पढ़ोगे तुम भी ये फार्मूला सीख जाओगे, तो डिमोटिवेट मत होना लाइफ के अंदर। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, इसे कहते हैं हम 2 पाई एफ को ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर कर दिया 1/LC। अब मैं बड़ी चालाकी से क्या करने वाला हूँ, एक ओमेगा इस साइड रख दूंगा और एक ओमेगा इस साइड ले आऊंगा, एंड ये टोटल टोटल तुम कह सकते हो मैं जुगाड़ कर रहा हूँ। 1/ओमेगा C एक तरीके का रेजिस्टेंस होता है जो कैपेसिटर देता है हमारे को, दैट इज हम उसे कहते हैं XC। ये रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर हुआ 1/ओमेगा C। अब है तो ये रेजिस्टेंस ही, तो मैं इसे R लिख सकता हूँ, तो हो जाएगा R/L, और ये हो गया हमारे पास क्या ओमेगा के बराबर। ओमेगा होता है 2 पाई/T, ठीक है। तो यहाँ T का जो डायमेंशन होगा वो L/R के बराबर होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C। अब ये तो उन लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन था भैया जिनको फॉर्मूला आता है, जो जुगाड़ से ये चीज़ें निकाल सकते हैं। मान लो अब कोई व्यक्ति कहे सर मैं तो जुगाड़ू नहीं हूँ, मैं जुगाड़ कैसे कर लूँ, है ना, वो भी एक तरीका है, उसका भी तरीका है। तब तुम L और R इन दोनों का अलग अलग डायमेंशनल फार्मूला निकालो। जैसे L का कैसे निकाल सकते हो कि भाई तुमने बोला L मतलब होता है एनर्जी, हाफ LI स्क्वायर, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया ML² T-2। हाफ का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, एल का डायमेंशनल फार्मूला हमने मान लिया x, और करंट के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं A²। तो x बन गया हमारे पास ML²T-2 A-2, ठीक है। ये आ गया हमारे l का डायमेंशनल फार्मूला। अब बात क्या आ गई r के डायमेंशनल फार्मूले की। अब डायमेंशनल फार्मूला r का तो हमने पहले ही याद रखा हुआ है, तुमने तो नहीं, खैर मैंने तो याद रखा हुआ है, ML²T-3 A-2। थोड़ी देर तक के लिए याद रहेगा फिर मैं भी भूल जाऊंगा। सच है यार। कौन याद रखेगा, तुम जरा देखो तो दोनों को यार, तुम्हें क्या लग रहा है, हाँ या ना। इसमें सिर्फ एक टी की कमी है, तो अगर तुम L/R कर दोगे तो ML²T-2 ML²T-3 A-2 T⁻1 आ गया। ठीक है सर, ये हमारा ओवरऑल आंसर निकल कर आ गया। In a particular system of unit, mass and time are chosen to be 10 centimeter, 10 gram and 0.1 second. The unit of force in this system will be, फोर्स का यूनिट होता क्या है पहले ये बताओ। तो तुम कहोगे सर न्यूटन, दैट इज kg/s²। होता है नहीं होता। तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो, मास ML T-2। जो नया सिस्टम है उसके अंदर जो नया मास है वो पुराने मास के ऐसे है 10 ग्राम, है ना। और अगर हम मान लो किलोग्राम के अंदर लिखते हैं तो 10 × 10⁻³ किलोग्राम, तो ये हो जाएगा 10⁻², एंड देन देर इज अ ब्रैकेट ऑफ m। देखो किलोग्राम किसे दिखाता है m को, m मतलब मीटर किसे दिखाता है l को, सेकंड किसे दिखाता है टाइम को।
तो यहाँ 10 ग्राम दे रखा था, पहले मैंने उसे केजी में कन्वर्ट करा एंड देन केजी को रिप्लेस कर दिया हमारे डायमेंशनल फॉर्मूला एम से, क्योंकि सब कुछ ऐसा यूनिट में निकलना चाहिए, एट द एंड ऑफ द डे आंसर न्यूटन में आना चाहिए ना। ऐसी जब हमने मास को निकाल लिया तो हम मीटर को भी निकाल लेंगे, है ना। नया लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इसे मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻1 एल का ब्रैकेट। फिर हमारे पास टाइम आएगा, तो टाइम हम लिख सकते हैं 0.1 सेकेंड। तो जो नया टाइम आया वो पुराने टाइम के ही 0.1 के बराबर है, आया ना, ठीक है। अब जो नई फोर्स हमारी निकल कर आएगी वो क्या होगी, नया मास, नई लेंथ, नया टाइम की पावर -2। भाई यही डायमेंशनल फॉर्मूला उसका भी रहेगा, बस उसके पास ये सारी चीज़ें नई 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 हो जाएंगी, न्यू न्यू न्यू, है ना। तो नया मास कितना है हमारे पास, 10⁻⁻2 ओल्ड मास। नई लेंथ कितनी आई, 10⁻⁻1 पुरानी लेंथ। और टाइम कितना आया, जो नया टाइम हमारे पास निकल कर आया उसकी पावर -2, हाँ या ना। भाई बस मुझे यही तो रिप्लेस करना है इन तीनों जगहों पर। अरे यूनिट कन्वर्जन है ये, तो फिर भी मैं डायमेंशन लगाकर तुम्हें दिखा रहा हूँ। क्लास में तो मैंने बताया था ये यूनिट कन्वर्जन है, तुम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ये सारी चीज़ें रिप्लेस कर सकते थे, हाँ या ना। ठीक है, नए सिस्टम के अंदर नया किलोग्राम होता, नया मीटर होता, नया सेकंड होता, तो फिर तुम ये चीज़ें रिप्लेस कर देते, तुम्हारे पास अपने आप ही आंसर आ जाता। अब ये तुमने फार्मूला लिखा, तो ये फार्मूला कितना बनकर आया, 10⁻3 और यहाँ पर कितना हो गया, +4, ठीक है, नहीं -2, तो 10⁻⁻3 +2 mL/t-2, ये किसका है, ओल्ड सिस्टम का। और इसकी यूनिट क्या थी ओल्ड सिस्टम की, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हमने क्या बोला था, जिसे हमने न्यूटन बोला था। तो आंसर कितना आ रहा है, 10⁻⁻1 न्यूटन, दैट इज 0.1 न्यूटन। ठीक है सर, 0.1 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज डज नॉट हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। हमसे पूछ रहा है कि भाई इनमें से कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं है, एक जैसा नहीं है। जैसे कि सबसे पहला क्या कह रहा है, वर्क एंड टॉर्क, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। इसका भी ml² t-2 होता है, इसका r क्रॉस f की वजह से भी ml² t-2 आ जाता है, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट अभी अभी हमने करा है कि भैया इनका सेम आता है आंसर, तो ये भी नहीं होने वाला। चेक करना, अपने आप चेक करो, चेक योर सेल्फ। नहीं चेक कर सकते तो मैं चेक कर देता हूँ। प्लैंक कांस्टेंट का होता है E/μ ml² t-2 t-1 ml² t-1, है ना। और एंगुलर मोमेंटम का होता है mvr ml/t-1 इंटू एल, दैट इज ml² t-1, तो ये भी गलत हो गया। भाई एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट का एक जैसा आया। टेंशन एंड सरफेस टेंशन, है ना। टेंशन मतलब एक फोर्स होती है और सरफेस टेंशन होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फ्लूइड्स के अंदर आप पढ़ोगे, जो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है, पानी एक्ट एज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप उसके ऊपर रख दे हो तो वहां पर जो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लग रही होती है, दैट वी कॉल्ड एज द सरफेस टेंशन। तो ये फोर्स है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो फॉर ऑब्वियस रीजन इन दोनों का डायमेंशन क्या होगा, अलग अलग होगा, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा। इम्पल्स इज नथिंग बट इट इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो इन दोनों का डायमेंशन क्या हो जाएगा, सेम सेम हो जाएगा। तो बस हमारे पास जो ऑप्शन बचा वो कौन सा बचा, टेंशन और सरफेस टेंशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। Then we are given with, if momentum, area and time are taken to be the fundamental quantity, then energy has the dimension of। अब इनमें से जौन सा ऑप्शन आपको एनर्जी का डायमेंशन दे दे आप उसे ले लो, है ना। मैंने पहले ही कहा था हिट एंड ट्राई आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पीछे से शुरुआत करूँगा, तो मैं डी को चूज़ कर लेता हूँ एक बार। प्रेशर पी मोमेंटम है, तो पी अगर मोमेंटम है तो ml/t-1 इसका डायमेंशन हो गया, मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एरिया की पावर हाफ, तो L² की पावर हाफ, मल्टीप्लाइड बाय टी की पावर -1,
अब देखो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू किसका डायमेंशन है, एनर्जी का। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट सॉल्यूशन है। हिट एंड ट्राई करके देख लो, 1 मिनट में आंसर निकल जाता है। लेट अस स्टार्ट विद डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम आर चूजन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। फिर से एक और बेकार का क्वेश्चन, बिल्कुल वैसे ही कि अगर हम फोर्स और एक्सेलरेशन और टाइम को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ले ले। अब तुम आर्ग्यू करोगे सर मैं तो नहीं ले रहा, होते ही नहीं है तो क्यों लूँ। बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्वेश्चन बनाने वाला कह रहा है आपको लेना पड़ेगा। आप नहीं लोगे तो क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करो, यही है। तो हमने कहा चलो ठीक है यार, ले लेते हैं, सरदर्दी खत्म। एनर्जी का डायमेंशन निकालना है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगेन यहाँ पर हमारे को हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा। हमें चूज कर करके देखना पड़ेगा कि भैया हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर क्या है, करेक्ट सोल्यूशन हो सकता है, एक गेस वर्क से। जैसे मैं फिर से डी से शुरुआत करूँगा, डी के बाद बी, बी के बाद सी, काइंड ऑफ लाइक। तो अगर मान लो मैंने डी ले लिया, तो फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, और एक्सेलरेशन का हो जाएगा एल टी माइनस टू की पावर माइनस वन, और टी का टी रहेगा, तो एम एल की पावर ज़ीरो एंड टी की पावर वन। तो ये तो गलत हो गया। बी पर आ जाओ, एम एल टी माइनस टू मल्टीप्लाई एल टी माइनस वन मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, है ना। तो इसने एनर्जी का डायमेंशन पूछा है। एक सेकंड रुको, इसका तो एल टी माइनस टू होता है ना एक्सेलरेशन का, एल टी माइनस टू। अब सही है। तो अगर मैं यहाँ पर कैंसिल करता हूँ, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ठीक है, बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट सोल्यूशन हो गया। बी ऑप्शन इज द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। If E and G respectively denote the energy and gravitational constant, then it has the dimension of, देखो एनर्जी का डायमेंशनल कांस्टेंट फॉर्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हम एफ आर स्क्वायर एम स्क्वायर से निकाल सकते हैं। दैट इज एम एल स्क्वायर एम एल टी माइनस टू एल स्क्वायर एम स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, एम की पावर माइनस वन, एल की पावर क्यूब एंड टी की पावर माइनस टू। तो ई अपॉन में जी, एम की पावर माइनस वन, एल की पावर क्यूब, टी की पावर माइनस टू। तो ये होएगा हमारे पास एम स्क्वायर एल की पावर माइनस वन एंड टी की पावर ज़ीरो, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। क्लियर, चलिए। The physical quantity of the dimension of length can be formed by following। तो हमसे ये बोला गया कि भैया देखो ये चार ऑप्शन तुम्हारे को दे रहा हूँ मैं, किसका डायमेंशन डायमेंशन ऑफ लेंथ के बराबर आ जाएगा। वंस अगेन हमें यहाँ पर हिट एंड ट्राई का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। अगर हम देखते रहे, फॉर्मूलों को लगाते रहे, गठजोड़ करते रहे, तोड़जोड़ करते रहे, कुछ नहीं होने वाला। हम शुरुआत करते हैं, ए से शुरुआत करता हूँ मैं। क्या दे रखा है, वन अपॉन सी स्क्वायर जी ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पावर हाफ। पहले ये देख लो ये क्या क्या दे रखा है, सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, जी इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ई इज़ चार्ज। ठीक है, अब देखो इस पर आ जाओ तुम, सिर्फ इसका डायमेंशनल फार्मूला हम निकालते हैं। कूलम्स का याद है फार्मूला कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज वन चार्ज टू अपॉन में आर स्क्वायर। अब ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गए मान लो, तो ये ई स्क्वायर आ जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया, तो ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी फोर्स इंटू आर स्क्वायर, दैट इज एम एल टी माइनस टू मल्टीप्लाई एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई वैल्यू एम एल क्यूब टी माइनस टू। ठीक है सर, एक चीज़ हमारे पास निकल कर आ गई। अब बात आई किसकी, हमारी वैल्यू ऑफ जी की। जी की वैल्यू क्या होती है, एम की पावर माइनस वन, एल की पावर क्यूब एंड टी की पावर माइनस टू। ये हम अभी भी निकाल चुके हैं, ये रहा। ठीक है, तो ये जी की वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू होती है हमारे पास एल टी माइनस वन। सारी चीज़ों को अपनी जगह पर लगा दो, जी को हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। तो जी की वैल्यू है हमारे पास एम की पावर माइनस वन, एल की पावर क्यूब, टी की पावर माइनस टू, मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम एल क्यूब टी की पावर माइनस टू, एंड इसकी ओवरऑल पावर क्या आ रही है, हाफ। तो हमारे पास
इतना आंसर निकल कर आ गया, इतना इतना ये फैक्टर हमारे पास निकल कर आ गया, है ना। और 1/c² कितना हो जाएगा, L² T⁻²। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो सकता है। m से m कैंसिल, है ना। L⁻6 आ जाएगी, L⁻3 आ जाएगी, देन T⁻⁻4। तो यहाँ पर अगर मैं इसे एवेल्युएट करता हूँ, थोड़ा इधर हो जाता हूँ, देखो आप लोग देखोगे ये ऐसा कुछ बनकर आएगा, L⁻6 T⁻⁻4 का हाफ। ठीक है, अब देखो 6 का आधा 3 होता है, ये 6 है, ये 1/2 है, तो कितना हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा ये। तो मैं ये लिख सकता हूँ L⁻3 ऊपर, अब ये -4 है, डिवाइडेड बाय 2, -2 आ जाएगा, अपॉन में L⁻² T⁻²। तो कितना आएगा, L⁻1। ये इससे कैंसिल, ये जो नीचे आ रहा था बस मैंने इसे यहाँ उतार दिया, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, एक बच जाए। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा डिफॉल्ट करेक्ट सोल्यूशन आ जाएगा। एनर्जी, velocity, time are chosen as the fundamental quantities. The dimensional formula of surface tension will be equal to, फिर से हमें यहाँ पर बस वेरीफाई करना है, सरफेस टेंशन का मतलब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज ml² अपॉन में एल mt-2। इनमें से कोई सा भी ऑप्शन जो आपको mt-2 दे दे वो आपका करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं कौन सा हम इसमें से गैस लगा सकते हैं। डी हम पहले चूज कर चुके हैं, बी का कभी आंसर आ नहीं पाता, ए हमने पिछले क्वेश्चन में चूज करा है। लेट अस स्टार्ट विद सी, है ना। हिट एंड ट्रायल से करेंगे हम, सी से स्टार्ट करते हैं। ई क्या हो जाएगा, ml² T-2 L⁻1 का होल स्क्वायर, से थोड़ा और साफ लिखते हैं, और T⁻²। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, और ये -2 है यार ऊपर, देख रहे हो, अभी भूल जाता, ये -2 है। अब इसे सॉल्व करना, ml² T-2 L-2 T+2 T⁻²। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो आंसर आया mt-2। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट सोल्यूशन। बस। नेक्स्ट, इफ dimensions of critical velocity of the liquid, if dimension of critical velocity of a liquid flowing through a tube is expressed as something like this, where eta, rho and r are the coefficient of viscosity, liquid density and radius of the tube respectively, then we have to find the value of x, y and z। तो भाई ये कह रहा है कि भाई जो हमारे पास v है वो कुछ ऐसे बिहेव कर रही है, वो इनके ऊपर ऐसे डिपेंडेंट है ना। आपको बस ये बताना है एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। वी का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी, L⁻1। ईटा मतलब हमारे पास क्या हो गया, विस्कोसिटी, होता ही नहीं होता। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास विस्कोसिटी का, इसका फॉर्मूला होता है m एंड देन L⁻1 एंड देन T⁻−1, इसकी पावर x। फिर क्या आया, डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ml-3 की पावर y, और फिर r लेंथ होता है, इसकी पावर z। हमने यहाँ तीनों को रिप्लेस कर दिया। अब देखो m वाले एक साथ ले आओ, तो L⁻1 लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही रहेगा, और राइट हैंड साइड को हमें इवेल्युएट करना है। लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही छोड़ दो, राइट हैंड साइड को इवेल्युएट कर लो। तो राइट हैंड साइड में m को एक साथ ले आओ, यहाँ पर m है, यहाँ पर m है, तो m की पावर क्या हो जाएगी, x+y। अब l वालों को एक साथ ले आओ, l और l और l, तो l की पावर -x, क्योंकि ये वाला x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस -3y प्लस z। फिर आपके पास क्या आया, t, ठीक है, और t के पास सिर्फ x ही है, और तो कोई नहीं है जो t को लेकर घूम रहा हो। अब कंपेयर करो t वाला t के साथ, तो -x इज कंपेरेबल टू -1,
तो माइनस एक्स इज कंपेरेबल टू -1, एक्स की वैल्यू आ गई 1। अब m वाला m के साथ कंपेयर करो, यहाँ m की पावर 0 है तो x प्लस वाई 0, y इक्वल टू माइनस एक्स, तो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू आपके पास -1 आ गई। अब आपके पास क्या बचा, z है ना, z आप निकाल सकते हो यहाँ पर से। आपने क्या करा, -x प्लस -3y प्लस जेड इज इक्वल टू एल की पावर 1, 1 से कंपेयर कर दिया, तो -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई -1 प्लस जेड इक्वल टू 1, तो जेड की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 1 प्लस 1 -3, तो -1, जेड की वैल्यू भी -1 निकल कर आई। तो 1 -1 एंड -1 इज द आंसर। देखो मैंने क्या करा, एल को एल के साथ कंपेयर कर दिया, इसके ऊपर की इस पावर को हमने इसके साथ कंपेयर कर दिया, एक्स और वाई की वैल्यू लगाई, तो ये हमारे पास आंसर देखने को मिल रहा है कि जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, -1, तो 1 1 -1 एंड -1, ये हमारा ओवरऑल आंसर है, विच इज ऑप्शन नंबर ए फॉर द फॉलोइंग। क्लियर सर? ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल at time t is given by the following formula: at plus b upon में t plus c, a b c are constant, the dimensions of a b and c are, a b और c का डायमेंशन पूछा जा रहा है। देखो वही डायमेंशन क्वांटिटीज एक साथ ऐड या सब्सट्रैक्ट हो सकती है जिनके डायमेंशन सेम हो, तो यहाँ से c का डायमेंशन t के बराबर निकल कर आ जाएगा। अब बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम ये बोल सकते हैं at हो गया, या फिर कह लो b अपॉन में t प्लस c हो गया, इन सब के डायमेंशन किसके बराबर बैठेंगे, v के बराबर बैठेंगे। मतलब ये वाली पहली टर्म, ये वाली दूसरी टर्म और ये वाली तीसरी टर्म, सर इनके सबके डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो मैं ये बोलूँगा कि at का वही डायमेंशन है जो v का डायमेंशन है। अब a का डायमेंशन तो पता नहीं है लेकिन t का डायमेंशन पता है, और v क्या हो जाएगा हमारे पास, LT-1, तो a की वैल्यू हो जाएगी LT-2, है ना, और c की वैल्यू हम पहले ही t के बराबर लिख चुके हैं। अब बचा क्या, b, हमें पता है b अपॉन में b का डायमेंशन अपॉन में t प्लस c का डायमेंशन शुड बी इक्वल टू LT-1, तो b का डायमेंशन हमारे पास LT-1 मल्टीप्लाई t की पावर 1 l, तो हमारे पास ये पता चला कि a का डायमेंशन हमारे पास कितना निकल कर आ गया, a का हमारा डायमेंशन निकल कर आ रहा है LT-2, c का t एंड b का l, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ठीक है भाई। नेक्स्ट इक्वेशन इज गिवन बाय द फॉलोइंग: p प्लस ए अपॉन में v स्क्वायर b थीटा अपॉन में v, वेयर p pressure, v volume, theta absolute temperature, a b c are constant, then the dimension of a will be equal to, a का डायमेंशन पूछा जा रहा है, बस a का ही पूछ रहा है। देखो मैंने क्या बोला, ये आपस में तभी ऐड और सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं जब इन दोनों के डायमेंशन सेम हो, तो मैं ये बोलूँगा p का डायमेंशन और a अपॉन में v स्क्वायर का डायमेंशन सेम है, तो हम a को लिखेंगे डायमेंशन ऑफ p एंड डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर, भाई ये लिख सकते हैं, a का डायमेंशन ऑफ p डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर के बराबर, तो p क्या हो जाता है हमारे पास, प्रेशर ml-1 t-2 एंड v स्क्वायर हमारे पास वॉल्यूम हो जाता है, दैट इज l3, तो ml स्क्वायर t-2, है ना। ये एक सेकंड रुको, ये हुआ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अरे ये 6 हो जाएगा ना, वॉल्यूम है सर, स्क्वायर पावर चढ़ाना ही भूल गए यहाँ पर, यहाँ स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6, 6 में से 1 गया 5, तो ml की पावर 5 t-2, ml की पावर 5 t-2, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, हमारा ये चैप्टर तो खत्म होता है। वैसे मैंने पूरे के सारे सम्स क्लास में भी वैसे भी करवाए हैं जो कि मैं करवाता हूँ, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है, थैंक यू।